नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ एक है और कोई लाभ नहीं, सिर्फ एक मुद्दा। वन रैंक वन पेंशन से नो रैंक नो पेंशन तक सच्चाई क्या है और गलतफहमियां क्या है। मित्रों, सबसे पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी बुद्धि है, एक बात मैं अपने समझ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो दिन भर बवाल मचा एक ही पैटर्न पर, उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से मध्य तक, ये रेल को फूंकना है एक सेम पैटर्न पर। ये फूंकने वाले अग्निवीर की ट्रेनिंग लेने वाले सैनिक नहीं थे। दोबारा से कह देता हूं, ये आज जो सड़कों पर कोहराम मचा, आगजनी मची, तोड़फोड़, कई जगह लूट भी हुई है। बिहार के एक स्टेशन से सूचना आई कि उसके खजाने से पैसा लूट लिया गया है। प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। एक प्लेटफार्म पर उन गाड़ियों में आग लगा दी गई जो बुकिंग के लिए मोटरसाइकिल वगैरह आती है ना, मालगाड़ी से उतर के फिर अगले मालगाड़ी में चढ़ाने, लोड करने के लिए रखी जाती है। उन सब को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया है। ये जो राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हुई है और देश को दुनिया भर में बदनाम करने का साजिशतन प्रयास हो रहा है, वो एक भी विद्यार्थियों के द्वारा नहीं हो रहा है। वो सारे के सारे लोग देशद्रोही लोग हैं, आतंकी उग्रवादी लोग हैं या राजनीतिक संरक्षक प्राप्त राजनीतिक आतंकी हैं। मेरे बात से अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरे ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि जो सीसीटीवी की फुटेज मिली, जो समाचार चैनलों का फुटेज मिला, उसमें 25, 30, 35 वर्ष के नौजवान थे। वो किस नौकरी के लिए उनका अधिकार मारा जा रहा था, जिसके लिए वो सड़क पर गए थे, ये समझने में देर नहीं लगेगी। दूसरा, एक इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया जैसे पिछले शुक्रवार को एक ही सुर, एक ही पैटर्न में कि देश भर के मस्जिदों से नमाज अदा करके बाहर निकलना है और पुलिस पर पथराव करना है। ये बात उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक एक ही पैटर्न रहा। ऐसा कैसे हुआ कि मुंबई का नमाजी ये सोच लिया, वो बिहार का नमाजी भी सोचा? ऐसा कैसे हुआ? मित्रों, हुआ ये कि कल बृहस्पतिवार को बिहार के कुछ जगह बच्चों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। वो हिंसक नहीं था, तोड़ फोड़ वाला नहीं था, वो एक उग्र प्रदर्शन था। चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो ऐसे सब मौकों पर बहाना ढूंढते रहते हैं ताकि किसी को जातीय का नाम पर भड़काया जाए, किसी को धर्म के नाम पर भड़काया जाए, किसी को कोई एंगल लिया जाए ताकि अगर पुलिस बल प्रयोग करे तो ये आराम से दुनिया में भारत की बदनामी कराई जा सके कि भारत की सिपाही ने मुसलमानों पर गोली चला दिया, भारत के सिपाही ने दलितों पर गोली चला दिया, भारत के सिपाही ने महिलाओं पर गोली चला दिया, बच्चों मासूमों पर गोली चला दिया। वो पैटर्न आपने देखा। आतंकियों ने उस पैटर्न के तहत जो मासूम बच्चे थे उनके हाथ में पत्थर देकर के आगे कर दिए थे। उनका मनसा यही था कि अगर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो ये बच्चों का सर फूटेगा, मारे जाएंगे और हम इसका मोबाइल पर वीडियो बना करके दुनिया भर में भारत का बदनामी करेंगे, क्योंकि वो सब लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। उनको राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र के हित और राष्ट्र के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। वो तो भारत का नुकसान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर देखना चाहते हैं और इसी काम में वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पैसा ही बाहर जा रहा है। कई बार हास्यास्पद स्थिति आ जाती है। एक 2 कौड़ी का आदमी जिसके बैंक में ही 23-24 रुपया पड़ा हुआ है, वो नुपुर शर्मा को जीव काट के लाने वाले को 1 करोड़ रुपया देने के लिए सार्वजनिक टीवी पर घोषणा कर रहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है कि ले आओ, और ये कह रहा है कि अगर मोदी का औकात नहीं, जोगी का औकात नहीं तो ले आओ, मैं उसे मुजरा कराऊंगा। नुपुर शर्मा को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ, मिला भी हूँ, और वो जो आदमी बोल रहा था उसकी भी हालत और हैसियत में देख रहा था। नुपुर शर्मा अगर बढ़िया से एक झापड़ मार देती, वो आदमी पक्का उठता नहीं और नुपुर शर्मा पर 302 का केस लग जाता।
एक तो धार्मिक भावना भड़काने की साजिशतन केस उस पर चल रहा है। अगर नूपुर के सामने वो बदतमीज आदमी आता तो नूपुर पर 302 भी लग जाता। एक कदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा हुआ कि वो नूपुर के जमे नहीं गया, लोगों ने ही अपने हाथों हाथ लिया और इस टाइम वो करा रहा है कि सारे दलित आ जाओ। पता चला कि वो जो केरल की PFI है वो उसको फंडिंग करती है और जातीय विद्वेष फैलाने का उसको जिम्मा दी गई है। और ये मौका था कि नूपुर शर्मा के बहाने दलित को एक मुसलमान में जोड़ा जाए, वो जो दलित मुस्लिम का वो दिया जाए। मामला या जो नहीं है वो अलग हो जाएगा। मैं मामला आज के आगजनी पर कर रहा हूँ। मित्रों, मेरा मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो किसी और चैनलों पर नहीं होती है। अगर मैं भी उन्हीं विषयों पर बोलूं कि कहाँ आग लगी, किसने क्या किया, कौन राजनीतिक ने क्या किया, तो फिर मेरे इस स्लोगन का क्या होगा कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर खबर विश्लेषण बताई जाती है जो कहीं नहीं होता। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कहीं नहीं है, वो आपके इसी चैनल पर है। कृपया अपना आशीर्वाद दीजिएगा और इस पर गौर फरमाइएगा। मित्रों, सबसे पहले जो वायुवीर, अग्नि वो जो नाम दिया जा रहा है उसको आप सेना में भर्ती जैसी बात क्यों मान रहे हैं? सबसे पहली मिस्टेक यही हो रही है। मैं आज दिन भर समाचार चैनलों पर था। ये सुबह से ही मेरे भाई ने फोन किया, वो बनारस से बलिया जा रहा था कि बलिया में 5 बजे भोर में ट्रेन फूक दी गई थी। तो मैं समझ गया कि देश में बवाल होगा, तो हम लोग बाहर नहीं गए, समाचार चैनलों पर चिपके रहे, उसी को जानने सुनने और अपने जो सोशल नेटवर्क साइट है और सोशल जो निजी नेटवर्क है उसको देखा। 1 रैंक 1 पेंशन आ गया क्या? सत्येंद्र प्रताप जी नमस्कार। हाँ, मैं 1 रैंक 1 पेंशन भारतीय जनता पार्टी का था कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, तो मैं उसी पर आज कह रहा हूँ कि अगर 1 रैंक 1 पेंशन की चर्चा हो रही है तो फिर नो रैंक नो पेंशन कैसे हो सकती है, उसी पर विश्लेषण है। मैं चाहूँगा कि कृपया आप बने रहें और अगर कोई अनुशंसा, सुझाव या सुधार हो तो कृपया जरूर करें। आप समझदार आदमी। मित्रों, जो ये सेना में सहयोग करने, ट्रेनिंग लेने की जो आयु है, आप सबसे पहले उस उम्र पर ध्यान दीजिए कि क्या उम्र निर्धारित करी है। 17.5 से 21 वर्ष, और 17.5 से 21 वो उम्र है जब आदमी के बिगड़ने का उम्र होता है। हम सब लोग पढ़े हैं, हम सब लोगों ने स्कूल से कॉलेज तक की सफर की है, हम सब ने प्राइमरी स्कूल में स्व का मन स्थिति देखा है, मिडिल स्कूल में अपना स्थिति देखा है, हाई स्कूल में देखा है, इंटर में देखा है, फिर जब ग्रेजुएशन में गए हैं तो फिर हमने देखा है, ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता पढ़ने आए हैं तो अपने आप को देखे हैं, और अब जब दिल्ली में रह रहे हैं तो देखे हैं कि मानसिक स्थिति हमारी क्या है। प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस वक्त उम्र ही नहीं था आदमी कुछ आलतू फालतू सोचे देखे जाने। मैट्रिक 8वीं 9वीं में पढ़ता था तो अध्यापक जी घरे के थे और स्थिति भी नहीं थी। हाई स्कूल, इंटर पढ़ने के बाद जो आदमी इंटर में जाता है तो कई जगह यूनिफॉर्म से मुक्ति मिलती है, मतलब आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं कि फिर आप नए नए फैशनेबल कपड़ा पहनते हैं। और अगर कॉलेज से आप बाहर हैं तो ये पहचानना मुश्किल है कि आप पढ़ने वाले हैं या सिनेमा में काम पाने की स्ट्रगल करने वाले लोग हैं या कोई बहुत बड़े धंधा सेठ के लोग हैं, क्योंकि आप नए नए स्टाइलिश जूता पहनते हैं, स्टाइलिश हेयर कट करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि आपको स्वयं को नहीं किसी और को दिखाना होता है, किसी और को प्रभावित करना होता है, कोई आपको देखे इस बात की मनसा इच्छा होती है। अगर कोई एक आध चेहरा जान पहचान वाला हो तो उसके इर्द गिर्द अगर आपके पास साधन नहीं है तो पैदल चक्कर लगाते हैं गलियों के, अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से चक्कर लगाते हैं, बाइक है तो बाइक से लगाते हैं, कार है तो कार से लगाते हैं। मतलब तेरे गली में आना जाना सलम बालमा वाला बात है, वो चलता रहता है। ये उम्र का प्रभाव है, ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है, उम्र है, आयु का प्रभाव है।
यहाँ तक तो सामान्य घटना है और इसमें कोई असामान्य नहीं है। अगर ऐसा किसी का मन में ऐसी प्रवृत्ति नहीं आ रही है तो वो असामान्य आदमी है, अननेचुरल है, उसको इलाज की जरूरत है, जांच की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ ले जाने की जरूरत है। और अगर वो जो मैंने बात कहा वो इन गतिविधियों में सीमित टाइम बताता है तो फिर नेचुरल बात है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अति सर्वत्र वर्जित, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ इसी काम में लगा है तब भी उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वो चूंकि अति है और हमारे कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित है, तो उसी स्थिति में एक जो और स्थिति आती है स्कूल कॉलेज में नशाखोरी का। आप देखे होंगे क्योंकि आप 8वीं 9वीं में होते हैं तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोई कोई आदमी छुप के पीते। आजकल वीडियो देखा जा रहा है 4-4-5 साल के बच्चे बीड़ी का सूटा मार रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो नशे के सौदागर हैं तो वो कॉलेज लड़कों पर टारगेट करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या इंटर कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज, इन सब जो कुकुमुत्ते की तरह से आजकल प्राइवेट कॉलेजेस आ गई हैं, वहाँ के कैंटीन से लेकर के और वहाँ के इर्द गिर्द के पान मसाला के दुकान तक वाले के पास इन सब चीज़ों की व्यवस्था होती है। और उनके खुद के कुछ एजेंट होते हैं जो विद्यार्थी के शकल में स्कूल कॉलेजों में दाखिला लेते हैं और नशा का खेप इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो वो लड़के वहीं पर नशे के गिरफ्त में आते हैं और बाद में अपना भविष्य खराब करते हैं और नरक में जाते हैं। अब भारत की सरकार ने भारतीय फौज से यह आग्रह किया कि हमारे नौनिहालों को बचाने का एक बेहतर व्यवस्था सुझाया जाए। आपने बहुत से फिल्मों में भी सुना होगा, टीवी चैनल पर बुद्धिजीवियों के बात में भी सुना होगा, कई राजनीतिक दल का मांग भी है ये। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन लोगों ने राजनीतिक दल ने अपने मेमोरेंडम में ये बात कहा था, अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहा था कि हर आदमी को फौजी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो सबसे पहले सब लोग करा। वो एक अलग मुद्दा है, उसको बाद जाऊंगा। तो कहा जा रहा है कि देश में हर आदमी को सेना की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर आदमी में सैनिक अनुशासन होना चाहिए, हर आदमी को बाउंड किया जाए कि वो राष्ट्र की सेवा में कम से कम 1 साल जरूर दे। ये बात मांग होती रही है, आप इसको भी हटाइए, मैं इस पर नहीं जा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मित्रों की भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीति के लीडर हैं, उनको खुद ही विषयों की जानकारी नहीं होती। बिहार में ये बवाल सबसे ज्यादा हुआ है, शुरुआत भी वहीं से हुई थी। आगजनी, तोड़ फोड़, लूट मार, ये सब बिहार में ज्यादा हुआ है। बिहार में जो नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो अब घोषणा कर दिया कि हमारे बाद हमारा राजनीतिक उत्तराधिकारी तेज प्रताप नहीं होगा, तेजस्वी होगा। तेजस्वी राजनीति देखेगा और तेज प्रताप शंकर जी की बूटी लेगा, तो वो अपना ले रहा है और ये अपना काम कर रहा है। तो तेज प्रताप को एनसीसी और एनएसएस के विषय में जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पर एनसीसी की पढ़ाई शुरू होती है वहां तक को पढ़ाई नहीं है, तो उसे पता ही नहीं है कि कोई स्कूल कॉलेज में तो एनएसएस होता है और स्कूल में एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कैडर जो कहा जाता है। तो एनसीसी की उसको जानकारी नहीं है क्योंकि वो स्कूल में खुद ही नहीं पढ़ा है, तो क्या पता हो। अब हम एनसीसी का एक सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 बजे भोर में उठ करके मैदान में दौड़ने जाते थे ना, मैं स्वयं दौड़ा हूं। मुझे मालूम है कि भाई एनसीसी में मुझे कदम से कदम मिला करके चलने के लिए फिजिकल दक्षता होनी चाहिए और उसका जो डिसिप्लिन है वो सबसे पहला होना चाहिए। एनसीसी के जो हमारे कमांडेंट होते थे वो सेना के कैप्टन रैंक के आदमी होते थे। हमने देखा है ना कैप्टन साहब को, पहली बार कैप्टन से रूबरू हमने एनसीसी कैंप में तो देखा है। हम लोग एनसीसी कैंप के कंपटीशन में जाते हैं ना, हमारे यहाँ सारे बलिया के लोगों का पकवा इनार पर जाकर के वो संयुक्त ट्रेनिंग और कंपटीशन होता था। वहाँ हमने देखा है ना कि कैप्टन से भी ऊपर रैंक आदमी, उस वक्त बचपना था, फीती दे करके रैंक समझ नहीं आती थी। आज की बात होती तो समझ जाता है कि वो ब्रिगेडियर स्तर का आदमी है कि मेजर स्तर का आदमी है कि मेजर जनरल है कि लेफ्टिनेंट जनरल है कि जनरल है। लेकिन कैप्टन को तो वो कैप्टन कहते थे और वो कैप्टन रैंक के लोग आते थे, वो उनसे सीनियर थे क्योंकि वो उन लोगों को सर कहते थे।
तो हमारे स्कूलों में एनसीसी का मिलिट्री वाले लोग आकर के ट्रेनिंग देते थे। बाकायदा उसमें फायरिंग की ट्रेनिंग होती है, बाकायदा उसमें मिलिट्री की तोप छोड़ करके बाकी सारी ट्रेनिंग को हम देते थे और बदले में हमको कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ एक सर्टिफिकेट, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के ट्रेनिंग के लिए हार्ड तोड़ मेहनत करते थे और प्राउडली अनाउंस करते थे कि वी आर कैडेट, हम एनसीसी के जवान हैं, और बड़ा सम्मान होता था। मुझे याद है मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और विज्ञान के विद्यार्थियों को विशेष पढ़ाई और ज्यादा देर तक पढ़ाई की डिमांड होती है। आप सबों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के पुण्य प्रताप, उनकी मेहनत, लगन और उनके शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद से पढ़ाई में ठीक ठाक था। अपने समकक्षों से मैं ज्यादा बढ़िया पढ़ता था। कई बार कोई विकट सवाल होता था तो सबसे पहले हमारे अध्यापक हम ही को उठाते थे। हाँ राकेश, हाँ बताओ तुम। ये मेरा सौभाग्य था, आप सबों के दुआ और आशीर्वाद और मेरे माता पिता के पुण्य प्रताप से। तो जब मैं एनसीसी के ग्राउंड में दिखा तो हमारे जो टीचर थे वो ग्राउंड में ही आ गए। तो कैप्टन साहब ने रोक दिया, क्योंकि तो मिलिट्री के लोग होते हैं, उन्होंने रुक जाइए। बोला नहीं, मुझे राकेश से बात करनी। बोला अभी ब्रेक लगेगा, 45 मिनट बाद मुझसे मिलिएगा। 45 मिनट बाद वो खड़े रहे वहीं पर, हमारे टीचर थे, परिवार के भी थे, और उन्होंने बोला कि राकेश तुमको एनसीसी में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम बड़े तेज विद्यार्थी हो, अपने पिता की आस हो, इंजीनियर बनना है तुमको, साइंस इसीलिए लिए हो, और तुमको इस तरह का समय व्यय क्या करोगे, मिलिट्री में तो जाना नहीं, कद काठी तुम्हारा हाइट छोटा है, मिलिट्री में तुम नहीं जा सकते, और मिलिट्री तुम्हारा एम तो है नहीं, तुम्हारा एम तो इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो बेटा इस समय बर्बाद कर रहे हो। तो हमने बोला कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन आप भरोसा करिए परीक्षा के टाइम में इससे ज्यादा नंबर ले आऊंगा मैं। बोला फिर भी ये जो टाइम इधर दे रहे दोगे तो और ज्यादा नंबर लाओगे ना, टॉप करोगे। मतलब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि स्कूलों में एनसीसी की ट्रेनिंग हमारे साधारण छोटे स्कूलों में दी जाती है। लालू जी का बेटा तो खैर चाहता तो बड़े स्कूलों में ट्रेनिंग ले सकता था, लेकिन वो गए नहीं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, अभी ईडी के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा कारणों से स्कूल कॉलेज गए नहीं, बेचारे घर में मास्टर आता था पढ़ाने के लिए, तो उनको एनसीसी कोई होगी इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, क्योंकि जब से जन्म लिया तब से और अब तक सिक्योरिटी के साए में रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी कहीं ट्रेनिंग लेते हैं ऐसा तो उनको पता नहीं चला होगा। हाँ, पिछले कुछ अवसरों पर एसपीजी वाले अपने काम का नुमाइश करते हैं और वहाँ एसपीजी प्रोटेक्टिव लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो कुछ देर तक देखे होंगे, लेकिन कुछ देर देखना और कुछ जगह से देखने में अंतर होता है। तो जो चीज हम एनसीसी के ट्रेनिंग के बिना पैसे में करते हैं, सरकार उसी को पैसा दे करके करवा रही है। हम ये क्यों न माने कि सरकार हमको मिलिट्री की पूरी कड़ी ट्रेनिंग देती है, फायदा होगा कि हमें उससे मिलिट्री की डिसिप्लिन आएगी। आप ये मत कहो कि आपको मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है, बिल्कुल आप मिलिट्री में भर्ती नहीं हो रहे, क्योंकि आपका भर्ती का आयु नहीं है, आपको पढ़ने का आयु है। 21 वर्ष की उम्र में आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक सजग, सफल, डिसिप्लिन नागरिक और इंटर का सर्टिफिकेट। देखिए, पहले सबसे बड़ा समझने वाली बात यह है, मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने इस बात को एड्रेस नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता। मिलिट्री के बड़े बड़े अफसरान आ जाए, नौसेना के आए, वायुसेना के आए, सभी का इंटरव्यू तो चैनलों पर आने लगा, बाइट भी आने लगा, और उन सब में से जो लबोलवाब पता चला, हालांकि उसकी डीप नोटिफिकेशन तो बाद में आएगी, लेकिन मैं आज नौसेना प्रमुख को एक चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 10वीं करके आएगा 17.5 साल में लड़का। हमारे यहाँ वो मैट्रिक तक की परीक्षा तो उसका बैंक में जमा हो गया। मतलब जो आजकल नई शिक्षा नीति आई है कि आप 11वीं तक की पढ़ करके अगर आप नौकरी पकड़ लिए तो 11 तक का आपका क्रेडिट हो गया, उसके बाद 3 साल 5 साल जब आपको फुर्सत लगे फिर अगली पढ़ाई चालू कर दीजिए। ये नई शिक्षा नीति में लागू हो गई है। तो वो भी कह रहे हैं कि आप 10वीं करके तो मेरे पास आए ही हैं, हम आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इंटर का सर्टिफिकेट भी देंगे, और इंटर के बाद आपके पास एक निश्चित सम्मानजनक रकम होगी। अब आप कल्पना करिए कि जो हमारे यहाँ के 21-22 साल के लड़के जो
पढ़ाई लिखाई इंटरमीडिएट बीए बीएड करके घूम रहे हैं, उनके पास कंपटीशन का फॉर्म भरने का पैसा नहीं है, माता पिता के ऊपर निर्भर है, भाई बहन के ऊपर निर्भर है। कई परिवार ऐसा है जिनके पास दिल्ली बॉम्बे जाकर के कंपटीशन देने का पैसा नहीं है, तो इसी अफसोस में पैसा नहीं कर पाते। कम से कम इस वीरों को, इस अग्निवीरों को, इस जवानों को, नौनिहालों को एक निश्चित सम्मानजनक रकम मिलेगी। उस रकम से वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं। अगर नौकरी नहीं मिला, जैसे कि प्राथमिकता है, आप ये क्यों मान रहे हो कि आपको बाउंड किया जाए कि आपको नौकरी मिलेगी? आप ये मान के चले कि आप फिर से इंटर पास करके आए हैं नौकरी के तलाश में मार्केट में। प्लस में है कि आपके पास एक मिलिट्री की डिसिप्लिन ट्रेनिंग है। आप मैट्रिक पास करके दिल्ली में आते हैं, निजी सुरक्षा कंपनियों में काम करते हैं और आपको अनाप शनाप पैसा पर मजबूरी पर रखता है। जो आदमी वेल ट्रेन डिसिप्लिन होगा उसको बढ़िया पैकेज पे रूप में रखेगा। टाटा, बिरला, डालमिया ये सब के सब लोग भर्ती करते हैं। उनके पास अनुशासित लोगों की एक फौज होगी जिनकी लाइफ डिसिप्लिन 4 साल में तो आप डिसिप्लिन हो ही जाएंगे। यहाँ तो 2 दिन आदमी का दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका रहन सहन डिस्टर्ब हो जाता है। आप 4 साल तक आएंगे तो अगले 4-5 साल तक में जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। और उन्हीं दौरान अगर आपका कहीं रोजगार नौकरी लग गई बढ़िया कंपनियों में तो फिर आपका डिसिप्लिन नया आ जाएगा। दूसरा है, आप मान के चलिए कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ाई करते हैं तो इस उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है। वो आईएएस भर का मेहनत करता है। किसी को मैट्रिक पास करके पुलिस में जाना है, वो पुलिस भर का मेहनत करता है। तो जो मिलिट्री में लड़का जाएगा 4 साल के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, वो खूब मेहनत करेगा। जिस तरह से आईएएस वाला दिन रात मेहनत करता है और आईएएस निकाल लेता है, तो जो खूब मेहनत करेगा वो 25% लोग मिलिट्री में रख लिए जाएंगे। आप क्यों नहीं जानते कि आपको एक मौका है कि आप खुद को मिलिट्री में स्थापित करने का भी आपके पास चांसेस है। और 25% जो 75% लोग आएंगे वो निजी कंपनियों में जाएंगे, राज्य पुलिस बल में जाएंगे। आप बताइए कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर डीजीपी हूँ या गृह मंत्री हूँ तो मुझे भर्ती लेनी पड़ेगी, तो फिर मुझे वो जो 4 साल मिलिट्री में ट्रेनिंग करके आए हैं उनका तो मुझे कुछ लेना नहीं है ना। मैं उनका नाम लिख देना, भाई हमको 500 आदमी चाहिए, आ जाओ 500 तुम लोग। क्योंकि मुझे उनसे ना तो ट्रेनिंग करवानी है, ना ही उनसे कूद फान, लंबी हाई जंप या फिजिकल जांच करना है, ना मेडिकल करना है। वो सब फौज ने करके भेजा हुआ है। तो उसको तो सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, ये लो भाई नियुक्ति पत्र, कल से लाठी उठाओ और सिपाही की ड्यूटी में लग जाओ, कल से बंदूक उठाओ और फौज की ड्यूटी में लग जाओ। तो आपके पास कितना अपॉर्चुनिटी है, ये आपने क्यों नहीं समझा? रुद्रप्रताप रघुवंशी सिंह ने मार्गदर्शन दिया है। मैं इनका माध्यम पढ़ो। आपने लिखा है कि यह फौजी प्रधान सेवक के मालिकों के लिए तैयार किए जाएंगे जो 4 साल तक दोनों मालिकों के कार्यालय की रुद्र प्रताप रघुवंशी, आपकी व्यंग, आपकी टोंट और आपका उतावलापन मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी के जो दोस्त लोग हैं जिनको आपने संज्ञा दिया है, दोस्तों के कंपनियों में आम आदमी को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो हाई स्किल्ड के लोगों को रखते हैं। अभी 4 साल बाद वाली बात स्थिति नहीं है, वो आज भी नौकरी पर रखते हैं तो बड़े डिवोटी लोगों को रखते हैं और सबसे ऊंची तनख्वाह देते हैं। आपको पता होगा कि अजय कुमार जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे जिस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर नए बने। और अजय कुमार जो कि डॉक्टरेट भी है उनका, डॉक्टर अजय कुमार लिखते हैं। डॉक्टर अजय कुमार एक बड़े ही प्रतिष्ठित, नामजद और बढ़िया आईपीएस अफसर माने जाते थे। पुलिस की नौकरी में उन्होंने महसूस किया कि वो सम्मान जिस उद्देश्य की पढ़ाई करके आए थे उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ करके टाटा में नौकरी ज्वाइन कर लिया। तब ये प्रधान सेवक का ये वाला चीज नहीं आया था और तब प्रधान सेवक नौकरी में भी नहीं थे, गुजरात में भी मुख्यमंत्री नहीं थे, दिल्ली के भाजपा कार्यालय में साधारण से एक रूम में रहा करते थे। अजय कुमार जो आज कांग्रेस के प्रवक्ता है, टाटा ज्वाइन कर लिए थे। विमलेश जी सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, किसी बात पर मंत्री जी से कुछ अनबन हुई, उन्होंने उनको छोड़ करके टाटा ज्वाइन कर लिया। बहुत से ऐसे इतिहास है जो आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करके टाटा बिरला की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको ये जान करके, अब आप तो मेरे को जानते हैं,
मेरी बड़ी बेटी बैंक पीओ की परीक्षा हर बार देती है और ज्वाइन नहीं करती। कहती है पापा जो बैंक पीओ में पैसा प्रतिष्ठा और सामान मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा प्राइवेट नौकरी वाले देते हैं, और उस जब मैं परीक्षा पास करती हूँ तब कुछ इंक्रीमेंट आ जाता है, उनको लगता है कि नौकरी छोड़ कर दे, क्योंकि ये तो प्राइवेट नौकरी वाला आदमी का सम्मान करता है। तो अगर यही आपका उद्देश्य है तब तो लड़कों को तुरंत वो 4 साल वाला ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसके ट्रेनिंग लेने से अगर प्रधान सेवक के प्रधान दोस्तों का नौकरी की गारंटी आपके अनुसार अगर है तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसमें उनको कहीं कोई मीन मेक या सोचना भी चाहिए, क्योंकि तो फिर आपके अनुसार 25% मिलिट्री में रह जाएंगे और 75% अडानी अंबानी टाटा बिरला रुइया सुइया में घुस जाएंगे। फिर तो ये देश का बेरोजगारी हल हो जाएगा। फिर तो अब फिर रह क्या गया? बताइए, तालियां। आपकी बात को ही ऊपर करता हूं, तालियां। मित्रों, सबसे पहले आप इसको मानो ही ना कि ये नौकरी है, आप मानो कि एक युवा वर्ग को डिसिप्लिन, डिवोशन और राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र भक्ति की ट्रेनिंग पैसा देकर के कराई जाती है। मतलब आप एनसीसी में फ्री में मेहनत करते थे, धूप में धूल में, वो मिलिट्री की सारी अनुशासन को मानते थे और बदले में आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट मिलता था। और अब जो ये वाला कार्यकाल है उसमें आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो एनसीसी में करनी पड़ रही है। आप अपने फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और बदले में बहुत बढ़िया रेस्पेक्टेड सैलरी पाएंगे और 4 साल के बाद एक सम्मानजनक रकम लेकर के निकलेंगे, साथ में इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी, साथ में इंटर का पढ़ाई। आपको इन सब चीजों पर अगर विचार करेंगे तो लगेगा कि ये सब चीजें कितनी राष्ट्रहित में है। और जमाने की एक मांग आई है कि हर नागरिक को फौज में भर्ती होना चाहिए, वो वाला मांग भी तो मोदी जी पूरा कर ही रहे हैं। अब आते हैं बवाल पर। बवाल पर बिना सवाल किए नहीं रहा जा सकता। मित्रों, इजराइल एक बड़ा छोटा सा देश है, मेरे बनारस का मिशनरी भर का है। उसकी आबादी उतनी है जितना मेरे लखनऊ दिल्ली में लोग रहते हैं, और यहूदियों का देश है और उसके चारों तरफ मुसलमान देश है जो बहुत बड़े हैं, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप में भी, भौगोलिक के रूप में भी, कट्टरता के रूप में भी। और अकेले इजराइल सब पर अनुशासन के बल पर शासन करता है और किसी की हिम्मत हैसियत औकात नहीं होती किसी देश का कि वो इजराइल के विरुद्ध सोच ले। इजराइल में भी इसी तरह का स्थिति था। हर छोटे मोटे मुद्दे पर लोग सड़क पर आ जाते थे। इजराइल बड़ा छोटा देश था क्योंकि हर आदमी उसको सताना पसंद करना चाहता था और वो अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर इजराइल के तत्कालिक सरकारों ने एक निर्णय लिया, वो एकदम आमूलचूल परिवर्तित करने वाला निर्णय। उन्होंने एक खुफिया एजेंसी का गठन किया जिसका नाम रखा मोसाद। आज भी दुनिया के आतंकी संगठन इजराइल के दुश्मन मोसाद के नाम सुन करके उनकी पैंट नीली पीली गीली हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने इजराइल के विरुद्ध कोई काम किया है तो मोसाद धरती के किसी भी कोने से, थल जल और वायु, कहीं भी आप होंगे आपको मार देंगे और आप कोई भी दुनिया की शक्ति, ताकत, सुरक्षा आपको बचा नहीं सकती अगर आप मोसाद की लिस्ट में आ गए तो एक मोसाद नाम का खुफिया एजेंसी का गठन किया गया। मोसाद ने एक अनुशंसा की कि आप एक काम करें, जहां कुछ भीड़ इकट्ठा हो वहां बम मार दिया जाए। बड़ा इसको बवाल हो गई, अपने ही लोगों पर बम मारा जाए। तो बोला ये अपने कहाँ है? जो अपने राष्ट्र का नुकसान करते वो अपने हैं कि दुश्मन है? और दुश्मन को पालना और सांप को पालना कहाँ की समझ आ रही? इजराइल के सरकारों को सोचने में टाइम लगा, क्योंकि एक तो वैसे बड़ा छोटा देश, वैसी जनसंख्या कम, और जो है उनको गोली मार दो, ये कौन सा हाथ है भाई? लेकिन कहा जाता है कि जब आपके शरीर में कैंसर हो जाता है तो उस अंग को काटना ही बाकी शरीर के स्वस्थ रहने की गारंटी है। आदमी कई बार देखे ना, कितने दिन हाथ नहीं होता, उंगली नहीं होती, दांत निकाल दिया जाता है, फेफड़ा तो हटा दिया गया, लीवर हटा दिया गया, तो भाई इसमें बीमारी लग गई थी, ये रहता तो और शरीर को भी बीमार करता। इजराइल ने इस चीज को भांपा और यही किया। जहां देखते सूचना मिलती थी कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ है, उनके खुद ही लोग बमबारी कर देते, 100, 200, 500 लोग
लाखों पैर हो गए। फिर उन लोगों के मन में ऐसा घर कर गया कि इजराइल आज के तारीख में भीड़ इकट्ठा करने की साहस ही नहीं कर पाता। उसके बाद इजराइल ने अपने नर नारी, बालक बालिका सबके लिए फौज की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। मतलब अगर आप इजराइल के नागरिक हैं तो आपको फौज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हम लोग कभी, मैं इजराइल तो गया नहीं, लेकिन समाचार चैनलों पर देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत सी लड़कियां हैं और अत्याधुनिक हथियार लटका करके चल रही हैं बीच बाजार में, जैसे हमारी बेटियां चल रही हैं, जैसे हमारी लड़की मोबाइल और थैला और पानी का बोतल लेकर लटका के चलती हैं, और वो इस सब के साथ साथ एक राइफल भी लटका के चलती है। और मजाल की कोई सिर पर आदमी सीटी मार दे, फप्ती कस ले, बुरी नजर से देख ले, क्योंकि पता है कि खट राइफल का गोली भेजे में मार देगी। आप देखते होंगे कि इजराइल के सड़कों पर उनके फौजी कितनी बुरी तरह से पीटते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं। और सबसे मजे की बात है कि वहां का विपक्ष का नेता इस बात की मांग नहीं करता कि ये बड़ा गलत हो रहा है, अपने लोगों को गोली चले। वो कह रहा है कि सरकार ने बड़ा गलत किया, सिर्फ 30 आदमी मारे, वहां 300 आदमी थे, बाकियों को क्यों छोड़ा गया। तब जाकर के इजरायली नागरिकों को लगा कि यार ना तो पक्ष हमारे साथ है ना विपक्ष हमारे साथ है, तो हमको स्वयं ही शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के साथ खिलवाड़ जीने की गारंटी छीन लेती है। और इस बात पर उन लोगों ने कहा कि भाई ये हमारे भोजपुरी में कहावत है, भोजपुरी बोल दो। क्या हुआ कि एक सास ऐसी कराक्षी थी, वो बड़ी लड़ाक थी, तो उसके बेटे का जब भी रिश्ता आता था तो लोग जाके भड़का देते थे कि अरे सास बहुत लड़ाक है, बहू को बहुत तंग करेगी। करते करते एक लड़की के पास सूचना आया, बोला कि पिताजी मेरी शादी आप इसी से कर दीजिए। बोला बेटा वो बड़े कर ना, कर दीजिए, ये वो मेरा काम है, कर दीजिए। बड़ी जिद की वो लड़की ने और सास के बेटे से शादी कर। जाते को तो पिताजी बोले कि बेटा देखो तुमने जानबूझ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बोला आप आशीर्वाद मत दीजिए, एक सुपई चलनी और एक लकड़ी हमको दे दीजिए। बोले ये क्या करे, बोले ये दहेज में मुझे यही चाहिए। तो सुपुली चलनी और एक लकड़ी दे दी। बहुरिया उतर करके आई, सामान से अंदर गई। जब भीड़ भाड़ हटा तो उसने सुपुली को लगा लठ से मारने। दौड़ती हुई सास आई, बोला क्या हुआ। बोला माता जी मेरा जब दिमाग खराब हो जाता है ना तो मुझे जो सामने पड़ता है उसको पीटने लगती हूँ। अभी अभी मेरा दिमाग खराब हुआ है और कोई नहीं था तो साला सुपली मिला, मैं इसको ही पीटने लगी। तो बुढ़िया को का दिमाग का चक्षु खुल गया। फिर उसने बोला कि सुपवा के गत चलनिया की गत हमारो कौन गत हो ही है, अल्लाह बने तू भीतरे रहो। फिर सास को समझ में आ गई कि अगर सूप चलने की इतनी बड़ी ठुकाई कर रही है तो मैं तो जीता जाता इंसान हूँ, इसमें चुप रहने में भलाई है। तो सारे इजरायलियों को लग गया कि भाई सुपवा की गत चलनिया की गत हमारो कौन गत हो। भारत में अभी नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि भारत में वर्तमान राजनीतिक हो या पहले के राजनीति हो, भारत में वोट बैंक के लिए देश बेचने की भी जिम्मेवारी ली जा सकती है। देश जलता है तो जलने दो, देश बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होने दो, 10 पिता 100 मरते हैं तो मरने दो, कुर्सी नहीं लिखी। ये नायक फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हमारे हर नेता का थॉट है। और यहाँ पर पॉलिटिकल नपुंसकों की जमात बहुत ज्यादा है और वो निहायत ही नपुंसक, कायर और घैया किस्म के लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे बवाल में, चाहे वो पिछला शुक्रवार के जुमे के नमाज के बाद बवाल हुआ हो या जो आज बवाल हुआ है, इसमें से आपने देखा कि नरेंद्र मोदी और उनके परिवार का कोई मरा जला। मोदी जी की गाड़ी फूकी गई, लालू, मुलायम, मायावती, राजनाथ, नितिन गडकरी, केशव मौर्य, ठाकरे बंधु, उधर चंद्रशेखर और चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, इनके परिवार का कोई आदमी फूका गया, इनके गाड़ियां फूकी गई, इनके घर फूका गया। मालूम है ये फूका नहीं जाएगा। तो इनको क्या नुकसान है? कम से कम शुक्रवार का बवाल था, नूपुर शर्मा का पहले बवाल आया, फिर नूपुर शर्मा राहुल गांधी को के जिम्मे आएगा मीडिया हाई, उसके बाद शुक्रवार को बवाल पर आया और आज का सवाल तो सबसे बड़ा था। इन बीच में किसी ने और किन्हीं मुद्दों का सवाल उठाया कि भाई सीएनजी 76 रुपए से ऊपर हो गया, ये चर्चा आपने सुना कहीं? तो ये आसान है ना, कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। इसी मार्ग दौड़ में कोई बड़ी नवरत्नों में से मोदी जी बेच दें और किसी को पता ही ना चले। इस बात पर आप कहीं सोचे
सोचिए मित्रों, एक बात आपको बताओ, जब तक राजनीतिक नपुंसकता का वर्चस्व रहेगा देश में इस तरह का बवाल होगा। एक लड़का बिहार का कह रहा था कि आज नहीं, ये रोज करेंगे, ऐसे ऐसे उंगली करके, क्योंकि उसने मुंह चेहरा ढका हुआ है। क्योंकि कल योगी जी के जमाने में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं कि ये लोग थे, और वो संपत्ति का नुकसान उनसे ले लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में तो लिया जाएगा, इसीलिए बहुत लोगों ने मुंह ढक के काम किया। उत्तर प्रदेश के अलावा भी लोगों ने मुंह ढक करके काम किया, और जो मुंह ढक के काम कर रहे हैं वो मुंह दिखाना नहीं चाहते। राजनीतिक विरोध करने पर आदमी अपना तस्वीर दिखाता है कि फलाना मुद्दे पर विरोध करते हुए नेताजी। ये पहला मौका आया हो कि विरोध करने वाला अपना पहचान छुपा रहा है, मतलब वो पहचान का खतरा है, क्योंकि वो नेता नहीं है और मिलिट्री की नौकरी करने वाला नहीं है, वो देश का द्रोही, आतंकी है, बदमाश है, बैड कैरेक्टर है, वो हायर किया गया है, हायर विदेशी शक्तियां की हैं या देश के राजनीतिक दल की हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल है कि सब जब मुझ जैसा साधारण आदमी जानता है तो मोदी जी क्यों नहीं जानते, और अगर मोदी जी जानते हैं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और हमने मोदी जी को देखा है कि मोदी जी वोट बैंक के लालची हैं सबसे ज्यादा, उनको राष्ट्रहित बिल्कुल कोई परवाह नहीं है अगर वोट बैंक प्रभावित होता है। सीए में हमने देखा कि देशद्रोहियों ने हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का करके सीए के नाम पर महीनों तक 3 राज्य के सीमा को सील कर दिया था। मोदी जी चुपचाप थे, कहे मरने दो, कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी तो दूसरी तरफ से चली जाती है, और उधर से जाना होगा तो मेरा तो हेलीकॉप्टर है। राकेश परमार को आना जाना होता है, 2 किलोमीटर के लिए 20 किलोमीटर घूम के आता है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं बोले। वही एनआरसी का हमने देखा, वही बात हमने किसान आंदोलन में देखा। बड़ा सर्वोत्तम बिल था, ये मोदी जी कह रहे थे। अगर सर्वोत्तम बिल था तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में आकर के और उत्तर प्रदेश चुनाव को सर पर आता दे करके आपने क्यों वापस ले लिया? क्योंकि आपका वोट बैंक प्यार था। अगर वो किसान हितैषी था तो क्यों वापस लिए? किसानों के हित का दुश्मन है आप, या फिर अगर किसान हितैषी नहीं था तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों किए? यही बात मोदी जी हर उस जगह पर देखने में आता है। अब मुझे लग रहा है कि देश के अंदर रिप्लेसमेंट पर चर्चा हो, इसके पहले मोदी जी को संभल जाना चाहिए। कल का वीडियो मेरा इसी पर था कि असंतोष अब मोदी के विरुद्ध बढ़ने लगा है, और जनता ऐसी है कि अगर जनता के मन में असंतोष पनप गया तो वो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को 415 सीट वाले को धूल चटा दी। मनमोहन सिंह मिस्टर क्लीन, जिनको ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं था, उनको पदस्थ कर दिया, तो आप कौन से उनके सगे चचे के लड़के हैं? सोचिएगा जरूर मोदी जी, क्योंकि अब आपके पार्टी में ही विकल्प विहीन वाली स्थिति नहीं है। योगी की राजनीतिक बढ़त आपसे ज्यादा हो गई है, क्योंकि पूरी दिल्ली भाजपा जोगी को हराने में लगी थी, उसके बाद भी जोगी अपने दम पर बहुमत उत्तर प्रदेश में लाए थे। सिर्फ देशवासियों को ये मान लेना है कि अगर जोगी बाबा अपने दम पर यूपी में बहुमत ला सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं? ये प्रश्न आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। इसके पहले कि भाजपा के अंदर से सब प्रश्न होने लगे, देश के अंदर से होने लगे, समझ जाइए, क्योंकि आपके बहुत सारे निर्णयों का मैं कायल हूँ और करीब करीब मैं आपका भक्त हूँ। तो भक्त को किसी तरह की भयभीत होने की स्थिति आवे, इसके पहले आप समझ जाइए, यही इसी में भलाई है और यही उचित है। इन्हीं शुभकामनाएं, मैं राकेश परमार आज दंगा में भाग लिए और सारे दंगाइयों के विरुद्ध घोर निंदा, बहुत बड़े और कड़े शब्दों में निंदा के साथ साथ कड़ी और बड़ी सजा की मांग करते हुए अपने भाई को विश्राम देता हूँ। मोदी जी से अनुरोध है कि सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और इनको बिहाइंड द बार किया जाए और सरकारी संपत्ति के नुकसान इनसे वसूली जाए। योगी जी ने यह रास्ता दिखा दिया है, आप भी करिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि अगर मोदी जी वोट बैंक के लालची हैं तो इनको वोट गिनती में लगाइए और शासन योगी जी को थमाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की कानून व्यवस्था बनी रहे और मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी रहे, हम तो ये चाहें।